आज मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम बताने जा रहा हूँ। मानव जीवन के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध 1879 ईस्वी के फ्रांसीसी राजक्रांति के बाद एक ऐसी घटना है जिसने विश्व के मानव मस्तिष्क को झकझोर डाला। फर्डिनेंड के हत्याकांड ने बारूद खाने में चिंगारी का काम किया और 6 सप्ताह के उपरांत यूरोप के 2 गुटों में बाल्कन राज्यों के साथ मिलकर महायुद्ध का श्री गणेश कर दिया। धीरे धीरे युद्ध का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता गया और कुछ समय पश्चात ही उसने विश्वव्यापी महायुद्ध का रूप धारण कर लिया। ऐसे विश्वव्यापी युद्ध मानव ने अब तक नहीं लड़ा था। पहला गुट मित्र राष्ट्रों का था जिसमें 32 देश शामिल थे। इनमें प्रमुख थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, बेल्जियम, यूनान, रोमानिया, मॉन्टेनेग्रो, चीन, जापान, अमेरिका आदि। दूसरे पक्ष में धुरी राष्ट्र थे जो केवल 4 थे: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बाल्गा और तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण। पहला कारण था गुप्त संधियां। प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण गुप्त संधियां थी जिसका जन्मदाता जर्मन चांसलर बिस्मार्क था। उसने जर्मनी का एकीकरण करने के बाद जर्मनी की सुरक्षा का पक्षपाती था। चूंकि जर्मनी एकीकरण के सिलसिले में उसने फ्रांस के एल्सेस के प्रांत लौटाने का संदेश प्राप्त कर लिए थे, अतः उसे विशेष भय फ्रांस से था। अतः इस बीच उसकी नीति रही कि राष्ट्रों के बीच गुप्त संधियां करके फ्रांस को मित्रविहीन और कमजोर बनाया जाए। 1879 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य एक गुप्त संधि हुई जिससे आगे चलकर 1882 ईस्वी में इटली भी शामिल हो गया, जिसके कारण त्रिगुट का जन्म हुआ। रूस फ्रांस का मित्र हो सकता था। यही कारण था कि बिस्मार्क ने रूस को भी अपनी ओर मिलाने का यथासंभव प्रयत्न किया। लेकिन 1890 ईस्वी में बिस्मार्क के पतन होते ही फ्रांस और रूस का संबंध अच्छा हो गया और 1894 ईस्वी में फ्रांस और रूस का भी समझौता हो गया। अभी तक इंग्लैंड अपनी शानदार पृथकता की नीति की दुहाई देते हुए यूरोपीय गुटबंदी से अलग था, किंतु जब उसने देखा कि यूरोप में महान राज्य आपस में समझौता कर रहे हैं तो वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो भी मित्रों की खोज में निकल पड़ा। उसने सर्वप्रथम जर्मनी से समझौता करना चाहा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात उसने 1902 ईस्वी में जापान, 1904 में फ्रांस के साथ समझौता कर लिया। फलस्वरूप एक दूसरे त्रिगुट का जन्म हुआ जिसमें 1907 में रूस भी शामिल हो गया। इधर जर्मनी ने टर्की को अपनी ओर मिला लिया। इन संधियों के कारण समस्त यूरोप के महान राष्ट्र 2 भागों में बंट गए। एक और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और जापान थे तो दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और इटली थे। दोनों दल एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसी स्थिति में एक ऐसी घटना भी युद्धाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए चिंगारी का काम कर सकती थी। दूसरा कारण था सैनिकवाद एवं सशस्त्रीकरण। गुप्त संधियों की परंपरा ने यूरोपीय देशों को सैनिक की शक्ति में वृद्धि लाने के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप यूरोप में सशस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हुई। वास्तव में 1865 ईस्वी में एवं 1870 या 71 ईस्वी में प्रसा की विजय ने यूरोपीय सैनिकरण पर गहरा प्रभाव डाला। यूरोप तथा एशिया के अनेक राष्ट्रों ने प्रसा के सैनिक ढांचे के अनुरूप अपनी सेना का पुनर्गठन करना प्रारंभ कर दिया। अतः प्रत्येक राष्ट्र ने शांति के नाम पर सैन्य वृद्धि की। राष्ट्रीय सशस्त्रीकरण से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए जार निकोलस ने हेग में 2 बार सम्मेलन बुलाया एवं सैन्यवाद में सशस्त्रीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा, परंतु जर्मनी ने प्रस्ताव का विरोध किया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सशस्त्रीकरण को सीमित करने की चेष्टा विफल हो गई। यूरोपीय देशों की विभिन्न सरकारें पूर्ववत सैन्य संगठन एवं सशस्त्रीकरण में जुट रही। यह माना जाने लगा कि सैन्य संगठन के बल पर ही यूरोपीय देश साम्राज्यवाद का विकास कर सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि अनेक यूरोपीय देश ने अनिवार्य सैनिक शिक्षा की पद्धति आरंभ कर दी। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देश अपने आय का 80-85% भाग सैन्य संगठन, हथियार के निर्माण आदि पर करने लगे। इस समय तक यूरोप में अधिकांश देशों में औद्योगिकीकरण हो चुका था। कल कारखानों में युद्ध के औजार, बंदूक, कारतूस, गोला बारूद आदि बृहद पैमाने पर तैयार होने लगे। सभी देश इस बहाने युद्ध सामग्री बना रहे थे जिससे उनकी आत्मरक्षा हो सके, किंतु रक्षात्मक सैन्य तैयारी के पीछे उनकी आक्रामक नीति काम कर रही थी। पूरा यूरोप गोला बारूद के रूप में परिणत हो गया जो 1914 ईस्वी में टूट पड़ा। तीसरा कारण था साम्राज्यवाद। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के प्राय सभी देशों का औद्योगिकीकरण हो चुका था। वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमानों पर होने लगा। यूरोपीय देशों के सम्मुख व्यावसायिक माल की खपत और कल कारखानों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या उत्पन्न हुई। इसका हल उन्हें साम्राज्य विस्तार में ही दिखाई दिया। अतः इंग्लैंड, फ्रांस,
हॉलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, इटली और जर्मनी विश्व भर में अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। साम्राज्यवाद की इस दौर में जर्मनी 1890 ईस्वी में सम्मिलित हुआ था, अतः वह अन्य देशों से पीछे रह गया था। उस समय तक संसार के सभी महत्वपूर्ण बाजारों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया महाद्वीप पर द ग्रेट ब्रिटेन था तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभाव स्थापित हो चुका था। जर्मनी को अफ्रीका के कुछ बचे कुचे भाग तथा चीन का छोटा सा तटवर्तीय प्रदेश ही प्राप्त हो चुका। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि वह अभी इंग्लैंड के मुकाबले साम्राज्य स्थापित करे, अतः वह हर उपाय से अपने साम्राज्य में वृद्धि करने का प्रयत्न करने लगा, जिससे इंग्लैंड के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। उस प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण जर्मनी द्वारा नौशक्ति का विकास था, जो उसके द्वारा समुद्र पार व्यापार तथा साम्राज्य के लिए आवश्यक थी। इंग्लैंड यह किसी प्रकार भी सहन नहीं कर सकता था कि जर्मन जहाज बेड़ा उसके बेड़े की बराबरी करने लगे, अतः दोनों के संबंध दिन पर दिन बिगड़ते चले गए। इस साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता का शिकार चीन और अफ्रीका सर्वप्रथम हुए। फिर सूडान को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस में 1899 ईस्वी में युद्ध होते होते बचा। 1905 में मोरक्को संकट और 1911 में आगादीर संकट के कारण फ्रांस और जर्मनी के युद्ध होते होते टला। चीन में इंग्लैंड, रूस, जापान के अतिरिक्त और भी देश चीन के निर्बलता का लाभ उठाकर युद्ध के पूर्व उनके बीच संघर्ष चलता रहा। इन सभी प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष का अंतिम रूप विश्व युद्ध के रूप में आया। और चौथा कारण है समाचार पत्र और प्रेस की भूमिका। समाचार पत्रों और प्रेस के झूठे और गलत प्रचार से जनमत को दूषित और विषाक्त बनाने की कम सहयोग नहीं दिया। यूरोप के प्राय सभी बड़े देश समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में उग्र राष्ट्रीय भावना का सृजन करने लगे। विदेशों में सरल स्थिति को भी तनावपूर्ण कहकर प्रचार किया गया और शांति कायम करने वाले तत्वों का दमन किया गया। सच और झूठ को सच कहकर समाचार पत्रों ने जन की मानसिक स्थिति को असंतुलित और व्यग्र बना दिया। अब देशों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना असंभव हो गया। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस तथा अन्य देशों में समाचार पत्रों ने राष्ट्रीयता को उभारने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे देशों की स्थिति पर गलत समाचार प्रकाशित कर उम्मीद की स्थिति प्रस्तुत करने में काफ़ी सहयोग दिया। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने जर्मनी के विरुद्ध निरंतर आग उगलती रही। जर्मनी इंग्लैंड को शत्रु मानने लगे। फ्रांस के समाचार पत्रों ने भी जर्मनी से प्रतिशोध की भावना को बढ़ाने में निरंतर प्रयास किया। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के समाचार पत्र अफवाहें फैलाने में सभी यूरोपीय देशों से आगे थे। इस प्रकार समाचार पत्रों ने पारस्परिक विवाद और वैमनस्य को बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान देकर प्रथम विश्व युद्ध को असंभव बना दिया। पांचवा और अंतिम कारण था अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। इस समय पूरे यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय अराजकता फैली हुई थी। प्रत्येक राष्ट्र अपने को स्वतंत्र समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता था। गुप्त रूप से नियमों का खूब उल्लंघन किया जा रहा था। अपने हित में की रक्षा के लिए कोई भी देश किसी भी समय अपने विरोधी राष्ट्र से संधि कर सकता था। परिणाम स्वरूप यूरोपीय राज्यों में एक दूसरे पर से विश्वास उठता जा रहा था। उनको रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सत्ता भी नहीं थी। इटली त्रिकूट का सदस्य था, फिर भी उसने फ्रांस और रूस से समझौता कर लिया। इससे अन्य राज्यों में शंका और असंतोष बढ़ती गई। इस परिस्थिति में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सत्ता रहती तो यूरोपीय राज्यों में मनमानों पर अंकुश लगा सकती थी और परिणाम स्वरूप अंत में महायुद्ध प्रारंभ हो गए। यह था प्रथम विश्व युद्ध का कारण। अब मैं आपको अगले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।